अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज वाज़ेह तौर पर कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो कोई भी फैसला लेने से कबल 1000 मरतबा सोच कर फैसला लेते हैं और जो भी फैसला लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते। चीफ मिनिस्टर मंगल को अपनी रिहाइशगाह पर जनूबी कोरिया की नदियों का मुतालियाती दौरा करने वाले सहाफ़ियों की टीम के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे और उनके दौरे पर तासुरात हासिल किए। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1 नवंबर को मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोग्राम का संग बुनियाद रखा जाएगा। पहले मरहले के तहत बापू घाट से उस्मान सागर और हिमायत सागर तक 21 किलोमीटर तक गुजरने वाली मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके लिए नवंबर में बैनुल अक़वामी टेंडर तलब किए जाएंगे। साथ ही मल्लाना सागर प्रोजेक्ट से हिमायत सागर और उस्मान सागर ज़खायर आब में दरियाए गोदावरी के पानी को मुंतकिल करने का भी टेंडर तलब किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पहले मरहले के तहत बापू घाट के पास से मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का जो प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, उस प्रोग्राम के तहत बापू घाट के पास दुनिया का सबसे तवील ख़त के महात्मा गांधी के मुजस्समे की तनसीब अमल में लाई जाएगी और वहाँ बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़, नेचर पार्क, रिक्रिएशन सेंटर, गांधी आइडियोलॉजी सेंटर और दीगर प्रोजेक्ट्स को कायम किया जाएगा, जिससे मूसा नदी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के लिए एक मॉडल साबित होगा। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट का DPR तैयार करने बैनुल अक़वामी कंपनियों के कंसोर्शियम को बतौर कंसल्टेंसी मुकर्रर किया गया। 141 करोड़ रुपए अदा करते हुए इस कंसोर्शियम को मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए बैरून ममालिक की नदियों के अतराफ दी गई तरक्की का मुताला करने और उसका डिज़ाइन पेश करने की हिदायत दी गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हुकूमत की जानिब से रियासत भर में शुरू किए जाने वाले घर घर जामे सर्वे को कामयाब बनाएं। सेक्रेटेरिएट में जिला कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सर्वे की अहमियत पर जोर दिया और पॉलिसी बनाने और मसावात को फ़रोग़ देने के लिए दुरुस्त डेटा जमा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि सर्वे को एहतियात से अंजाम दिया जाए और मियार और जामियत को यकीनी बनाया जाए। कॉन्फ्रेंस में ज़िले के मुख्तलिफ मराकज़ से कई वज़रा शामिल हुए, जिनमें D श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदराज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर और सीतक का शामिल थे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और फाइनेंस सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया जैसे अहम अफसरान भी इस इजलास में मौजूद थे। मरकज़ी हुकूमत आइंदा साल मुल्क गिर मरदमशुमारी करवाने की तैयारी कर रही है। अगर मरदमशुमारी का अमल 2026 तक मुकम्मल हो जाता है तो आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत तेलंगाना में असम्बली की सीटों की तादाद में इजाफे का मौका मिलेगा। तेलंगाना में 34 असम्बली सीटों के इजाफे का इम्कान है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के मुताबिक रियासत की हर लोकसभा सीट से 2 असम्बली सीटों का इजाफा होने की तवक्को है। इस तरह मौजूदा 119 असम्बली हल्के बढ़कर 153 हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में भी असम्बली सीटों की तादाद 175 से बढ़कर 225 हो जाएगी। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के मुताबिक दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्कों की असर नौ हदबंदी 2026 की मरदमशुमारी के बाद की जाएगी। चूँकि 2029 में लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं, मरकज़ी हुकूमत उस वक्त तक मुल्क भर में हदबंदी के अमल को मुकम्मल करने का इरादा रखती है। इसके साथ ही ये उम्मीद है कि तेलंगाना में असम्बली और लोकसभा की सीटों की तादाद में इजाफा होगा। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं को उम्मीद है कि अगर मरकज़ पार्लिमानी इंतखाबात के वक्त तक हदबंदी मुकम्मल करने का फैसला करता है तो तेलंगाना को भी इसका फ़ायदा होगा। मरकज़ी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी ने रोज़गार मेले के दूसरे मरहले के तहत मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हाल ही में तक़र्रुरात किए गए उम्मीदवारों में अहकाम तक़र्रुर हवाले किए। भारतीय विद्या भवन बशीरबाग में मंगल को महकमा डाक तेलंगाना ने इस प्रोग्राम का अहतमाम किया। किशन रेड्डी ने इस मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि नौजवानों की ताकत नए हिंदुस्तान का सुतून है। हिंदुस्तान की आबादी में नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा है जो 2047 तक मुल्क को विकसित भारत में तब्दील करने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन को हकीकत में तब्दील करें। ఈ రకంగా ఈవెన్ నర్సులు ఎవరు ఉన్నారంటే ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి నర్సులే అమెరికాలోని టాప్ హాస్పిటల్స్ నుంచి మొదలు పెడితే ఈరోజు దుబాయ్లో ఉన్నటువంటి మామూలు ఆసుపత్రుల్లో కూడా మన ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి యువత ఉన్నది. కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో
ఇంకా మనం ప్రపంచాన్ని శాసించాలి. ఈరోజు మనది యూత్ఫుల్ కంట్రీ. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో లేనటువంటి యువత ఈరోజు భారతదేశంలో ఉంది. దీన్ని రానున్న రోజుల్లో పూర్తిగా యువశక్తిని దేశం యొక్క అభివృద్ధి కోసం, దేశ పునర్నిర్మాణం కోసం, దేశాన్ని ఒక డెవలప్డ్ కంట్రీగా, ఒక అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశంగా భారతదేశం ఎమర్జ్ కావడం కోసం ఈ యువశక్తిని పూర్తిగా ఈరోజు మనం ఉపయోగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకోసమే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలైంది. ఈ 75 సంవత్సరాలు ఎప్పుడు కూడా మనము వికసిత్ భారత్ కింద, అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీగా చేరుకోవాలి లక్ష్యాన్ని ఎన్నో కూడా మనం నిర్ణయించుకోలేదు. చల్తీక నామని ప్రభుత్వం నడిచేది. ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రధానమంత్రి కూడా చెప్పేవాడు కాదు, ఇంకెప్పుడు మనం అభివృద్ధి చెందిన దేశాల సరసన భారతదేశాన్ని నిలబెడతామో ఒక లక్ష్యం ఉండేది కాదు. కానీ ఈరోజు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. మనం చేరమా, అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా డెవలప్ అవుతామా కాదా, అది సెకండ్ విషయం. కానీ మనకంటూ ఒక లక్ష్యం ఉండాలి. అందుకే ఈరోజు వచ్చేటువంటి 25 సంవత్సరాలు 2047 ఏదైతే 100 సంవత్సరాల భారత స్వాతంత్ర పండుగ మనం జరుపుకుంటామో 2047లో 25 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ 2047కైనా భారతదేశం ఒక డెవలప్డ్ కంట్రీగా, ఒక అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా, ఒక వికసిత్ భారత్గా మనం చేరుకోవాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఈరోజు భారత ప్రభుత్వము నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో మనందరి ముందు 140 కోట్ల మంది ప్రజల ముందు ఒక లక్ష్యంగా పెట్టింది. మనం ఎక్కడెక్కడ పనిచేస్తామో, అది వ్యవసాయదారుడు కావచ్చు, ఒక రైతు కూలీ కావచ్చు, ఒక కార్మికుడు కావచ్చు, ఒక ఉద్యోగి కావచ్చు, ఈవెన్ నర్సులు ఎవరున్నారంటే ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి నర్సులే అమెరికాలోని టాప్ హాస్పిటల్స్ నుంచి మొదలు పెడితే ఈరోజు దుబాయ్లో ఉన్న हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल को कारोबारी सरगर्मियां ठप हो गईं क्योंकि मुस्लिम ताजिरों ने कुछ दिन कबल पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा बयान जो यति नरसिंगनंद सरस्वती ने दिया था, उसके ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज आज बंद मनाया। ताजिरों ने दीगर तंजीमों और अफराद के साथ तहरीक मुस्लिम शब्बान की कॉल के जवाब में अपने शटर्स बंद किए। अफजलगंज, चार मीनार और पुराने शहर के कई इलाकों में बंद का असर देखा गया। शाम तक भी लगभग सभी कारोबारी इदारे बंद रहे। मीडिया से बात करते हुए ताजिरों ने नरसिंगनंद के तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर अपनी मायूसी का इजहार किया। आज 29 अक्टूबर को 2024 29 अक्टूबर को तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम गुस्ताखान रसूल की गिरफ़्तारी और सख्त सज़ा के लिए तेलंगाना मुस्लिम बंद और यूम सियाह का ऐलान किया गया था और 5 बजे तक का बंद का ऐलान था। बस अज़ला में 2 बजे का ऐलान वहाँ की जॉइंट एक्शन कमेटीज़ ने किया था। अज़ला से और शहर से जो इत्तलात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बंद पुरअमन और मुकम्मल कामयाब रहा है। इस बंद की ख़ासियत ये रही कि कोई ग्रुप्स बाहर निकलकर किसी को जबरन बंद नहीं कराए, बल्कि लोगों से जो अपील हमने की थी कि वॉलंटरी बंद किया जाए और वॉलंटरी बंद लोगों ने किया है। बहुत से बाज़ार मुकम्मल 100% बंद रहे हैं और आज के बंद की ख़ासियत ये रही है कि जो छोटे व्यापारी हैं वो छोटे व्यापारी मुकम्मल इस बंद में शामिल रहे हैं और बाज़ बड़े शोरूम्स मज़हब के इस अहम मसले में बंद का हिस्सा नहीं बने। ये उनकी अपनी मर्ज़ी रही। बहुत से स्कूल एसोसिएशंस ने बंद में शामिल होने के लिए आज छुट्टी का ऐलान किया था। तकरीबन 250 स्कूल की हमारे पास इंटीमेशन है कि शहर हैदराबाद ही की बात कर रहा हूँ कि 250 स्कूल इस बंद में शामिल रहे हैं। मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ में काम करने वाले लोग भी
इस बंद में वॉलेंटरी तौर पर शरीक रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने दावा किया कि बीआरएस की सख्त मुखालिफत के बाद इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा बरकी शरहों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ये बीआरएस की अवामी तहरीक के नतीजे में मुमकिन हुआ। उन्होंने पार्टी कैडर को हिदायत दी कि वो इस कामयाबी पर रियासत भर में जश्न मनाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 10 माह के अंदर ही बरकी शरहों में इजाफा करते हुए 18,500 करोड़ रुपए की रकम वसूल करने की तजवीज़ पेश की थी। ताहम रियासत की अहम अपोजिशन बीआरएस ने उसकी शिद्दत से मुखालिफत करते हुए ईआरसी के अवामी समात में शिरकत की और कमीशन को बरकी शरहों में इजाफा करने की इजाज़त ना देने पर दबाव डाला, जिसके नतीजे में कमीशन ने हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिससे अवाम पर आयद होने वाला जायद माली बोझ टल गया। केटीआर ने दावा किया कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश से लेकर अब तक की तारीख का यह पहला वाक़या है जहां अहम अपोजिशन के मुदल्लिल दलाइल सुनने के बाद कमीशन ने बरकी शरहों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने मंगल को दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी हुकूमत की मुबैना नाकामियों और बदउनवानियों को बेनकाब कर रही है। अपने ब्रदर निस्बती पीर राज के मकान पर पुलिस के धावे और उनके खिलाफ केस के इंदराज का हवाला देते हुए केटीआर ने कहा कि तवील सियासी इंतकाम की सिर्फ शुरुआत है। बीआरएस लीडर ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पार्टी के कायदीन और सोशल मीडिया से वाबस्ता अरकान को खबरदार किया कि उनके लिए मजीद मुश्किलात सामने आ सकती हैं। कारगुजार सदर बीआरएस ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है और नाकामियों और बदउनवानियों को बीआरएस जब बेनकाब कर रही है तो चीफ मिनिस्टर बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने ताउन के लिए बीआरएस के तमाम कायदीन और सोशल मीडिया से वाबस्ता अरकान से इजहार तशक्कुर भी किया। हैदराबाद की जीडी मेटला पुलिस ने फर्जी दस्तावेजात के जरिए करोड़ों रुपए की ज़मीन को दूसरों के नाम रजिस्टर करने के इल्ज़ाम में एक खातून सब रजिस्ट्रार ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उप्पुगुड़ा हनुमान नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एल सुरेश नामी एक शख्स की वेंकटादरी नगर में 200 गज ज़मीन है। कई दिनों से ज़मीन खाली पड़ी हुई देखकर सुभाष नगर से बीआरएस की खातून लीडर पद्मजा रेड्डी ने हिमायत नगर से ताल्लुक़ रखने वाली करुणाकर को इसकी इत्तला दी और उन दोनों ने मिलकर 3,50,000 रुपये की रकम अदा करते हुए उस ज़मीन के नकली दस्तावेज़ात तैयार किए, जिसमें ज़मीन के मालिक के 1992 में इंतकाल होने की तस्दीक भी की गई। बाद गुज़िश्ता साल फरवरी में ये दोनों कुतुबुल्लाहपुर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में खातून सब रजिस्ट्रार ज्योति की मदद से रजिस्ट्रेशन करवा लिया। बाद ज़मीन के मालिक ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने चंद दिन कबल ही बीआरएस की खातून लीडर और दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ कि सब रजिस्ट्रार ज्योति भी इस मामले में मुलविस है, जिस पर पुलिस ने आज ज्योति को गिरफ्तार करते हुए मेडचल कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने खातून सब रजिस्ट्रार को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में दे दिया। गुज़िश्ता हफ्ते खलीज बंगाल में बना हवा का कम दबाव कमज़ोर पड़ गया है। महकमे ने कहा कि तेलंगाना में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। रियासत में ठंडी हवाएं चल रही हैं और सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। दिन के दर्जे हरारत में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। ताहम बाज़ अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री तक पहुँच गया है। दिन में शदीद गर्मी और रात में शदीद सर्दी हो रही है। शाम होते ही मौसम बिल्कुल बदल रहा है। शाम से फजर तक सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में कल शब सेहत के मसाइल के बाइस एक 20 साला मादा जिराफ सुनामी बसंत फौत हो गया। 2004 में सुनामी के दौरान नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली में बसंत पैदा हुआ था और उसे 2009 में जानवरों के तबादले के प्रोग्राम के तहत नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद लाया गया था। बसंत गुज़िश्ता 2 साल से पैरों के मसाइल से दो चार था और डॉक्टर M.A. हकीम डिप्टी डायरेक्टर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा था। बसंत की मौत के बाद नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में अब सिर्फ एक मादा जिराफ सनी रह गया है। VBRI वेटनरी कॉलेज राजेंद्र नगर के अलावा CCMB लाकोस वगैरह के वेटनरी माहिरीन के साथ पोस्टमार्टम किया गया ताकि मौत की हकीकी वजह का पता चलाया जा सके। साउथ सेंट्रल रेलवे ने दिवाली फेस्टिवल और छठ पूजा के दौरान रेलवे में मुसाफिरीन की तलब में इजाफे के पेश नज़र खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर A. श्रीधर ने बताया कि त्यौहार और तातीलाती सीज़न के दौरान मुसाफिरीन के ज़्यादा हुजूम से निपटने के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। सीज़न के दौरान
रेलवे की जानिब से 850 स्पेशल ट्रेन्स का इंतज़ाम किया गया है और तलब से निपटने के लिए मौजूदा ट्रेनों में इजाफी कोचेस भी अटैच किए जाएंगे।